Hello students, so we have two questions more. This is the last video of this chapter linear equation 2 variable. तो कुछ चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ. अच्छा ये नया पार्ट है एक्चुअली में एरिया निकालना, लेकिन क्या करना है इसमें सब कुछ पढ़ चुके हो तुम लोग, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा नया था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया इस वीडियो में. तो बहुत ध्यान से देख लेना, इजी है, कुछ करना नहीं है खास. कह रहा है फाइंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. अच्छा देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग इक्वेशंस, मतलब कह रहा है कि नीचे जो भी इक्वेशंस दी गई हैं उनका क्या बनाना है, ग्राफ. और इक्वेशंस मतलब एक से ज़्यादा इक्वेशंस दी गई हैं तभी उसने इक्वेशंस लिखा है. ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, मतलब जितनी भी इक्वेशंस दी गई हैं, एक से ज़्यादा इक्वेशन दी गई हैं, इट मीन जितनी भी इक्वेशंस दी गई हैं उनका हमें ग्राफ बनाना है ऑन द सेम ग्राफ शीट, मतलब एक ही ग्राफ पेपर में. तो मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया है छोटा सा, इसी में हमें चारों ग्राफ बनाने हैं. ठीक है, चारों इक्वेशंस के चारों ग्राफ बनाने हैं. अब देखो मैंने क्या कहा था, x = 4 कार्टेशियन प्लेन के लिए ये एक पॉइंट नहीं है, ये एक लाइन है. ठीक है, इसलिए उसने कहा इक्वेशन, क्योंकि जब ये एक लाइन है इसका मतलब इसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे. तो एक इक्वेशन मेरी x = 4 है, एक इक्वेशन मेरी x + 5 = 0 है, एक इक्वेशन मेरी y = 2 है और एक इक्वेशन मेरी y - 1 = 0. तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये चारों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की है ना. चारों इक्वेशंस क्या है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की है. अब हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के ग्राफ के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है. लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के ग्राफ डायरेक्ट बनते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के ग्राफ जैसे 2x + y = समथिंग, उसका ग्राफ बनाने के लिए हमें दो सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं. लेकिन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का ग्राफ के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम लोग डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं. और यहाँ पे एक बार फिर से सीख लोगे कैसे ग्राफ बनाते हैं. तो अगर ध्यान से देखो तो मेरा पहला जो इक्वेशन है वो x = क्या है, 4. इट मीन्स ये एक ऐसी लाइन है, फिर से सुनना कैसे बनाते हैं, कैसे सोचते हैं कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का ग्राफ बनाएंगे. तो पहली मेरी इक्वेशन क्या है, x = 4. तो x = 4 इट मीन्स x = 4 एक ऐसी लाइन है, ये एक लाइन है, इसका ग्राफ एक लाइन है क्योंकि ये एक इक्वेशन है कार्टेशियन प्लेन के लिए. ठीक है, एक पॉइंट नहीं है, इसीलिए उसने कहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. ये चारों क्या इक्वेशन, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, हमें क्या सोचना है, सिर्फ ये सोचना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ x = 4. इट मीन्स हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जिसमें x की वैल्यू हमेशा 4 हो. ठीक है, एक ऐसी लाइन जिसमें x ऑलवेज बी 4. तो x = 4 एक ऐसी लाइन है जिसमें x हमेशा 4 है. तो सबसे पहले कुछ नहीं करना होता है, x = 4 पे चले जाओ, क्योंकि ये प्लस का 4 है. तो x = +4 कहाँ मिला हमें, यहाँ मिला. ठीक है, हमें मिल गया x = +4 कहाँ है, यहाँ है. अब क्योंकि x = 4 एक लाइन है, एक ऐसी लाइन जिसमें x हमेशा 4 है, तो आप ये सोचो यहाँ से एक लाइन या तो ऐसे बनेगी या तो ऐसे, क्योंकि लाइन जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का ग्राफ होता है उसकी जो लाइन होती है वो या तो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी या तो y एक्सिस के पैरेलल बनेगी. तो अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है x = 4, इसका जो ग्राफ बनेगा वो किसके पैरेलल बनेगा, y = समथिंग के, क्योंकि हमने बताया था अगर x = समथिंग है तो वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, अगर y = समथिंग है तो वो x के पैरेलल बनेगा. तो बहुत इजी है, फिर से बता रहा हूँ, हमें ग्राफ बनाना है x = 4 का. ठीक, मैं कहाँ गया, पहले x = 4 पे गया. ठीक, अब क्योंकि x = समथिंग दिया था तो हमें y के पैरेलल एक लाइन इसी से पास करा दो. ठीक है, तो यहाँ से हमने एक लाइन पास करा दी. तो ये मेरी लाइन है x = 4 लाइन है. ये कौन सी लाइन है, x = 4. तो ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पे x हमेशा 4 है. ठीक, अब मेरा सेकंड क्या था, x + 5 = 0. अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, x = -5. तो ये x = -5 है. तो इसका ग्राफ बनाने के लिए कहाँ गए, पहले x = -5 के पास गए, यहाँ पे. अब क्योंकि x = समथिंग है तो ये भी y के पैरेलल बनेगा, तो बस यहाँ से एक y के पैरेलल लाइन बना देंगे. ये मेरा कौन सा ग्राफ है, x = -5. अब क्या बनाना, y = 2. तो पहले देखेंगे y में प्लस का 2 कहाँ है, तो y में प्लस का 2 कहाँ है, यहाँ. अब क्योंकि यहाँ पे y = समथिंग है तो ये x के पैरेलल बनेगा, तो ये x के पैरेलल बना दिया. ठीक है, तो ये जो मेरा लाइन है ये किसका है, ये y = 2 इक्वेशन, इसी वाली इक्वेशन का ग्राफ है. अब हमें y - 1 = 0. इट मीन्स अगर ध्यान से देखेंगे तो ये y = 1 ही तो है. ठीक है, तो y = 1 से बना दी.
अब अगर पूछा जाए तो मैंने यहाँ पे चारों इक्वेशंस बना दिए, ये y इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो चारों इक्वेशंस का ग्राफ बन गया है, हमारा चारों इक्वेशंस का ग्राफ बन गया है। तो पहला पार्ट तो मेरा हो गया, कह रहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ शीट। तो एक ही ग्राफ में हमने चारों ग्राफ बना दिए, ठीक है। ये हमारा x इक्वल टू 4 है, ये हमारा x इक्वल टू -5 है, ये हमारा y इक्वल टू 2 ग्राफ है, ये हमारा y इक्वल टू 1 ग्राफ है। तो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा था, ऑल्सो फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन लाइन्स। इन लाइंस के बीच में जो एरिया बन रहा है, इनक्लोज एरिया बन रहा है, हमें उस एरिया की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है वो एरिया कौन सा है। तो चारों लाइन से बनने वाला एरिया कौन सा है, तो एक लाइन मेरी ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ध्यान से देखोगे तो ये मेरा पूरा एरिया है। चारों लाइन से जो मेरा, चारों लाइन के बीच का जो मेरा एरिया इंक्लूड एरिया है वो यही तो है, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखो, किसी भी डायग्राम, किसी भी शेप का या किसी भी एरिया का, किसी भी पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमें उस डायग्राम को पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन सा डायग्राम है, तभी तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो किसी भी चीज़ का एरिया निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें शेप के बारे में पता होना चाहिए। एरिया निकालना है किसका, सर्कल का, कि ट्रायंगल का, कि रेक्टेंगल का, कि स्क्वायर का। तो सबसे पहले हमें डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है कि डायग्राम कौन सा है। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, ये क्या है, रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का क्या निकालना है, एरिया। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। इसका L क्या है, ये L कहाँ से कहाँ तक है, -5 से लेके 4 तक है। तो -5 से लेके 4 तक, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 9। कुछ लोग कहेंगे सर -5 से लेके 4 तक मतलब -5 + 4, तो ये आ गया -1, लेंथ -1 नहीं, क्योंकि हमें इनके बीच का गैप देखना है। तो यहाँ -5, यहाँ 5 पीछे तो 4 आगे, टोटल गैप कितना हो गया, 9। तो लेंथ कितना हो गया हमारा, 9। और अगर हम इसके विड्थ की बात करें तो विड्थ 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक ही तो गया है। तो इसका विड्थ कितनी है, 1। तो विड्थ कितनी है, 1। तो L इंटू बी, मतलब मेरा आ गया आंसर 9। एरिया कितना आ गया इसका, 9। और यूनिट क्या होगी, क्योंकि इसकी यूनिट तो पता नहीं, तो स्क्वायर सिर्फ यूनिट ही लिख देंगे, क्योंकि हमें पता तो नहीं, क्योंकि ये तो इसमें बनाया ना। तो ये फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, ये यूनिट के हिसाब से ग्राफ बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर भी आएगा 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये मेरा रेक्टेंगल का एरिया आ गया, इनक्लोज एरिया भी आ गया, ठीक है। अब हमारा ये सेकंड पार्ट था, जो सवाल हमने सिर्फ लिखा है समझाने के लिए, सवाल को हम करने नहीं वाले। ये बहुत इस तरह का सवाल हम पहले बता चुके, इसमें करना क्या होता है। क्या कह रहा है, ये एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, और जब इन दोनों इक्वेशंस को बनाना होता है, कह रहा है विच टाइप ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये पेयर है कि नहीं है। तो अगर ये 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो हम बोल सकते हैं इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कह रहे हैं ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ये किस तरह की हैं, ये इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसाइड है। तो हमने तुम्हें बताया था कि इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं। पैरेलल मतलब क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। कोइंसाइड मतलब क्या ये दोनों लाइनें एक के ऊपर एक ही बन रही हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, ये आपको इसका ग्राफ बनाने में पता चलेगा। 10th में एक तरीका होता है प्रोसेस, उससे हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं, वो यहाँ डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसका ग्राफ बना लोगे, आप इसका ग्राफ बना लोगे, दोनों ग्राफ एक ही कार्टेशियन प्लेन में बना लोगे। जब दोनों इक्वेशंस के ग्राफ को एक ही ग्राफ पेपर में बना लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों कट कर रही हैं, कि ये दोनों पैरेलल हैं, कि ये दोनों कोइंसाइड है। तो ये आप कर लोगे। सिर्फ मैंने यहाँ पे ये तीनों टर्म्स को समझाने के लिए कहा कि कब हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, जब वो दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही होंगी। कब हम बोलेंगे पैरेलल, जब वो दोनों लाइनें एक दूसरे से ऐसे जा रही होंगी। कब बोलेंगे कोइंसाइड, जब एक ग्राफ बनाया दूसरा बनाया तो वो भी उसी के ऊपर आ गया तो हम बोल देंगे कोइंसाइड है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई विल डिस्कस। सो दिस टाइम वी विल complete our whole chapter with the help of so many of videos. Okay, so next video we will start from the next chapter. Okay, so bye.